कर दिया? क्लियर है? एकदम क्लियर? चलो ठीक है, सुनो। सो कैथोड रेज को डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। ऑलरेडी हम लोग इस बात को समझ चुके हैं कि ध्यान देना। अच्छा 9th क्लास में पढ़ते नहीं पढ़ते, सच बताओ, पढ़ते ना? कितना जगह वो यकीन नहीं रहा था सर, हम बोले थे कि 9th में पढ़े हो, 9th में भी है। ओके सुनो ना, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए देखो, ये तुम्हारे पास डिस्चार्ज ट्यूब है, बनाना नहीं है, ऑलरेडी तुम लोग फिगर बना चुके थे, तो एनसीईआरटी से बना लेना, कोई दिक्कत बड़ा मुद्दा नहीं है। ओके, और इसमें 2 प्लेटें होती हैं जिनको इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। एक नेगेटिव प्लेट्स होता है, एक पॉजिटिव प्लेट्स होता है। नेगेटिव प्लेट को हम लोग क्या कहते हैं? कैथोड। पॉजिटिव प्लेट होगा एनोड। सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए, सारी बातें डिस्कस करने वाला हूँ थ्योरीज के साथ। ओके, और आपको पता है जो गैसें होती हैं, जो गैसेस होती हैं वो जनरली नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होती हैं। वो क्या बोलेंगे? जो गैस होता है विद्युत का कुचालक होता है सामान्य अवस्था में, नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन इसी गैस को जब बहुत ही लो प्रेशर पे, बहुत ही लो प्रेशर मतलब ये एक ट्यूब है, ग्लास का ट्यूब होता है, ठीक है, इसको डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं, इसका नाम है डिस्चार्ज ट्यूब। बट इसको कैथोड रे ट्यूब भी कहा जाता है, डिस्चार्ज ट्यूब भी कहा जाता है, और भी नाम से इसको पुकारा जाता है, लेकिन फेमस नाम है इसका डिस्चार्ज ट्यूब। सर व्हाई इट इज कॉल्ड डिस्चार्ज ट्यूब बताता हूँ। कहीं ना कहीं जब भी कोई ग्लास ट्यूब से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाती है, यही बोलो गैस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, तो उस ग्लास ट्यूब को नाम दिया जाता है डिस्चार्ज ट्यूब। ओके, व्हेन गैसेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एनी ग्लास ट्यूब, दैट ग्लास ट्यूब इज डिस्चार्ज ट्यूब, उसको बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, समझ में आ गया डिस्चार्ज ट्यूब क्या है? अब डिस्चार्ज ट्यूब में 2 प्लेट मैंने सेटअप कर दिया। ओके, एक नेगेटिव प्लेट, एक पॉजिटिव प्लेट, कैथोड और एनोड। और यहां पर देखा गया कि नॉर्मल कंडीशन में तो गैस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है, लेकिन जब बहुत ही कम प्रेशर पर, जैसे वैक्यूम पंप लगा करके, ओके वैक्यूम पंप लगा करके, ओके गैस निकाल दो, इसको ये नोब है, मैंने इसको खोल सकते हैं, गैस निकल करना। तो यहाँ से वैक्यूम पंप लगा करके गैस अंदर से ग्लास में से खाली कर लेते हैं, और बहुत कम गैस उसके अंदर बच जाता है। जब गैस के मॉलिक्यूल बहुत कम है, इसका मतलब है, ओके इसका मतलब है कि उसके अंदर जो है गैस के बहुत कम मॉलिक्यूल, यानी कि बोलते हैं कि गैस लो प्रेशर पर है। जब भी लो प्रेशर पर है गैस, इसका यही मतलब है कि इसके अंदर गैस बहुत कम है, ठीक है। और हाई प्रेशर पर गैस है, यानी कि गैस के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा है, लेकिन हाई प्रेशर पर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। लेकिन जब ये लो प्रेशर पे आता है और वोल्टेज बहुत हाई वोल्टेज, ये प्लस ये माइनस, ये उल्टा लिख दिया, ये माइनस बनाता है, बड़का डंडा ये लिखना पड़ेगा, छोटका डंडा ये और बड़का डंडा ये प्लस और ये माइनस। सो हाई वोल्टेज कितना जानते हो? वोल्टेज कितना होता है? वोल्टेज जो होता है वो 10 किलो वोल्ट से लेकर के 20 किलो वोल्ट तक का, यानी कि 10,000 वोल्ट से लेकर के 20,000 वोल्ट तक का वैल्यू लगाया जाता है। ओके, इतना वोल्टेज लगाया जाता है, तब जा करके हम बताए थे कि जब हाई वोल्टेज लगता है तो जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? गैस, जैसे इसके अंदर जो जे थॉमसन साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था, तो जे थॉमसन साहब के एक्सपेरिमेंट में हाइड्रोजन गैस लिया था उन्होंने। क्या लिया था? हाइड्रोजन गैस। ओके, तो H2 गैस है, H2 के बीच में HH बॉन्ड के बीच में बॉन्ड है, क्या है बताओ? बॉन्ड है। अभी एनर्जी, क्योंकि हाई वोल्टेज, कभी भी वोल्टेज एस्टेब्लिश होता है, वोल्टेज लगाया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाता है, तो पता है कि जो भी चार्ज पार्टिकल होता है उसको एनर्जी मिलता है, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू W/Q। तो W इज इक्वल टू या VQ, यानी कि वोल्टेज तुमने V लगा दिया, V वेलोसिटी नहीं है, वोल्टेज है, और चार्ज E, चार्ज जो यहाँ पे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, कोई पता नहीं है? पता नहीं है? पता है। लेकिन चलो, चार्ज पार्टिकल जब भी मूव करता है तो वोल्टेज मिलता है, तो उसको एनर्जी मिल जाता है, ये वर्क डन एनर्जी है, एनर्जी। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल है जिसको एनर्जी मिलता है, ओके, तो वो मूव करने लगता है। यानी कि ये बोलो कि ये बॉन्ड पहले टूटता है, पहले एटम में टूटता है, और एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, क्योंकि आज हमको पता है, ओके एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, आयोनाइज हो जाता है। तो गैस के मॉलिक्यूल आयोनाइज हो जाते हैं, और जहां कहीं भी आयोनाइज मिला, यानी कि आयंस मिले और आयन मूव किया, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी होना तय है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी होना तय है। देखो इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो बोल सुनते हो नहीं हो कि जैसे वाटर के केस में बोलते हैं, जैसे कि हम लोग लिक्विड की बात करते हैं, लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी का पता क्या था? फैराडे साहब। कौन साहब?
तो जैसे तुम देखते हो कि सिंपल पानी ले लो, अब उसमें से तुमने 10th क्लास में एक्सपेरिमेंट किया होगा कि ग्लूकोज का वाटर जो सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट नहीं करता क्योंकि उसके अंदर आयन नहीं, लेकिन एसिड का सॉल्यूशन जो होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। उस सेटअप किए होगे, एक बल्ब लगाए होगे, उसका तो तार लगाए होगे तो बल्ब जल गया होगा, एक में नहीं जला होगा। तो यानी कि जल गया इसका मतलब सॉल्यूशन के अंदर आयन मौजूद है, और जब नहीं जलता बल्ब तो कहते हैं सॉल्यूशन के अंदर आयन मौजूद नहीं है। तो वही है। तो फैराडे साहब पहली बार इलेक्ट्रिसिटी, हम लोग हमेशा इलेक्ट्रिसिटी यूज करते थे सॉलिड स्टेट में, जैसे वायर में है ना, सॉलिड में, लेकिन लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी का पता किया फैराडे साहब, और गैस में पता किया कौन, जे थॉमसन को। ये जो कैथोड रे है, ये इसका डिस्कवरी का श्रेय कैथोड इसको नहीं जाता है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का जो श्रेय है वो क्या इसको जे थॉमसन को जाता है, क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया था। इससे पहले भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इस टाइप के हो चुके थे, ठीक है। एक क्रूक साहब थे, क्रूक साहब भी किए थे, बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम आता है, एक साइंस का नाम नहीं। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट है स्पेशली जो समझाया, और एक वैल्यू है जिसका नाम है स्पेसिफिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू जे थॉमसन ने कैलकुलेट किया, ओके, एक्सपेरिमेंट में, वो बताने वाला हूँ, ओके। इलेक्ट्रॉन का जानकारी वो दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नाम उन्होंने नहीं रखा, इलेक्ट्रॉन का नाम कोई और साइंटिस्ट नाम रखे, ओके, उसका नाम स्टोनी था, ठीक है, स्टोनी। तो टेंशन नहीं लो, सबका नहीं पूछा जाएगा तुम्हारे एग्जाम में, नहीं, ठीक है, वो ज्ञान की बात खाली बोल दे रहा हूँ। तो हो गया। अब ये तो क्लियर हो गया सर, गैसेस के जो मॉलिक्यूल आयनाइज हो जाते हैं, और यहाँ पर जो जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो कैथोड से एक लाइन में निकलना शुरू हो जाता है। कोई बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया गया, बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया गया, और ये एकदम सीधे यहाँ से निकल जाता हुआ पता चला। और पता कैसे चला, इस बात की सबूत कैसे मिला, क्योंकि ये रेस तो खुद दिखाई नहीं देता है। अभी भी हमारे बॉडी से बहुत सारी रेज निकल रही है जो हमारे विजिबल रेंज में नहीं है, लेकिन दिखाई नहीं देती, इनविजिबल रेज है। मैंने अक्सर हम लोग नहीं बोलते हैं कि मोबाइल सबको सर के पास नहीं रखो, मत लेकर सो, ओके, क्या कि बहुत सारी रेज हार्मफुल रेज जो हैं उनसे निकलती रहती हैं, ओके, जो तुमको नुकसान पहुंचाएगा, तुम्हारे बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि मोबाइल वगैरह सबका इस्तेमाल कम से कम होनी चाहिए, जरूरत के तहत इस्तेमाल होनी चाहिए। और दूसरा, जब सोने लगो तो उस टाइम में मोबाइल को अपने बॉडी से, आजकल तो लोग चिपका के सोता है, जैसे हस्बैंड वाइफ है, मोबाइल को एकदम लाइफ पार्टनर बना दिया, मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली बोल रहे हैं, लेके सोता है मोबाइल। इतना बच्चों को एडिक्शन हो गया है कि बच्चे तो छोड़ो, बड़े चच्चे भी, बड़े बड़े भी, हाँ, आंटी उंटी सब लेके सोती है, जब तक खत्म नहीं होता नींद, जब तक नहीं आता तब मोबाइल सो। खतरनाक सिचुएशन, बहुत खतरनाक सिचुएशन, बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत सारा हानिकारक रेज आती रहती है उनसे। तो वही है, इनविजिबल, दिखाई नहीं देती है, वही है। तो ये रेज इनविजिबल थी, लेकिन पता कैसे चला, इस बात की सबूत कैसे मिला, तो क्या किया गया यहाँ पर, उन्होंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया होगा ना, ऐसे एक के बार पता चल गया होगा। तो ये जो एनोड है ना, ये एनोड लिया गया परफोरेटेड, क्या लिया गया, परफोरेटेड, जिसमें होल कर दिया गया, एनोड में क्या कर दिया गया, होल कर दिया गया, और यहाँ पे एक फ्लोरोसेंट मटेरियल की, कौन मटेरियल की, फ्लोरोसेंट मटेरियल की कोटिंग कर दी गई। सर फ्लोरोसेंट क्या होता है सर, इसको फ्लोरोसेंट भी बोलते हैं या फॉस्फोरेसेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो फ्लोरोसेंट मटेरियल या फॉस्फोरेसेंट मटेरियल क्या होता है कि जैसे मैंने बोला ना कि जैसे कि हमारे पास पुराने ज़माने में एक घड़ी होता था, अभी भी घड़ी है, तुम्हारे अब्बू या किसी के पास होगा, जब लाइट रहती है, ठीक है, जब लाइट कट जाता है तो वो घड़ी चमकता रहता है, जलता रहता है। हम लोग अक्सर उसको रेडियम बोलते हैं, बट कुछ और भी फंड है, तो वो फ्लोरोसेंट मटेरियल ही है। फिर बहुत सारे शो में या कभी ड्रामा होता है, ओके, तो सिनेमा हॉल में या कहीं पर जो होता है तो ड्रामा में लाइट एकदम कपड़ा जो होता है चमकता रहता है, एकदम चमकदार कपड़ा होता है, वही फ्लोरोसेंट क्लॉथ्स कहलाता है, ठीक है। तो क्या करता है वो, उस तरह का मटेरियल जो होता है फ्लोरोसेंट मटेरियल, वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है और फिर डिफरेंट फॉर्म में उसको क्या करता है, इमिट करता है, निकालता है, अवशोषित करता है, और प्रकाश को बोलो उत्सर्जित करता है, निकालता है, इमिट करता है, ठीक है, जिससे वो हमको चमकता हुआ दिखाई देता है। तो उस तरह का मटेरियल को कहते हैं हम लोग, क्या चीज, फ्लोरोसेंट मटेरियल। और इस घटना को बोलते हैं फ्लोरोसेंस, क्या बोलते हैं, या फॉस्फोरोसेंस भी लिखा रहता है, एनसीईआरटी में देखना अच्छा सा लिखा होगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जिंक सल्फाइड की, कौन सल्फाइड की, एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है, जिंक सल्फाइड। तो जिंक सल्फाइड की एनसीईआरटी में चर्चा है, ठीक है। जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी जाती है, फ्लोरोसेंट मटेरियल है ये जिंक सल्फाइड, ठीक है। और जैसे ये इस होल से होकर जाएगा, ये पूरा ग्लास ट्यूब चमकने लगेगा, क्या होने लगेगा, चमकने लगेगा, क्योंकि लाइट जो एब्जॉर्ब करेगा, लाइट को फिर वापस बोलो फेंकेगा, इमिट करेगा, है ना, पूरा चमक जाएगा। कुछ समझ रहे हो। अब इंटरेस्टिंग है कि जो पुराने जमाने वाला जो टीवी है, ओके, पुराने वाले जमाने वाला टीवी, कौन, ब्लैक एंड व्हाइट वाला टीवी, वो भी इसी कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट पे काम करता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ध्यान सुनना। जो मम्मी के टाइम में जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, नहीं था ना, अभी तो है नहीं, मम्मी के टाइम में नहीं था, नानी के टाइम में, दादी के टाइम में, वाह गुड। तो ब्लैक एंड व्हाइट हम लोग देखे हुए, हमको तो याद है, हम बहुत बुढ़े हैं ना इसलिए, ठीक है। तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जो है वो भी कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट पे, ओके, बोलो
काम करता है, उसी पर बेस है, ठीक है, याद ना। उसमें भी वैसा ही, जैसे पीछे से लाइट आती है, फ्लोरोसेंट मटेरियल का जो कोटिंग किया था शीशा पे, ओके, और जाकर के उसको पूरा चमका देता है, ठीक है, समझे। तो याद रखना, टेलीविजन जो है पुराने जमाने वाला टेलीविजन, ओके, वो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट ही एक तरह का, समझे बात को, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट पे ही बेस्ड है। एनसीईआरटी में इस बात को खुल्लम खुल्ला लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया है। तो ये कैथोड रे, तो चूंकि ये रे कैथोड से निकलती हुई पता चल रही है, इसलिए इसका नाम रखा गया कैथोड। कैथोड से निकल रही है और एनोड की ओर जा रही है, चूंकि ये कैथोड रेज, समझ, कैथोड रेज कैथोड से निकलती है, ओके, इसलिए नाम रखा कैथोड रे। इतना क्लियर हो गया कैथोड रे, मैंने लिखा डेफिनेशन, देखो पहले एग्जाम, ये बातें सारी बातें खुद से नोट करनी है, समझना है, इसको बार बार पढ़ना है, याद हो जाएगा आराम से, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। जब एक डिस्चार्ज ट्यूब में वेरी लो प्रेशर पर और हाई वोल्टेज पर गैस रखा जाता है, वेरी लो प्रेशर पर, क्या कि गैस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तभी करेगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तभी करेगी जब लो प्रेशर पर और हाई वोल्टेज पर गैस रहेगी, तो क्या कि नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती। तो जब बहुत लो प्रेशर पे हाई वोल्टेज पे इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस लिया गया, तो एक इनविजिबल रेज, कुछ उस टाइम में जब फ्लोरोसेंट नहीं था तो दिखाई, जैसे फ्लोरोसेंट मटेरियल का कोटिंग कर दिया गया एनोड की साइड में, एनोड को छेद कर दिया गया, तो ये वहां गया, चमका दिया, पूरा ग्लो कर दिया, पूरे ग्लास ट्यूब को क्या कर दिया, ओ समझते कुछ न कुछ रेज यहाँ से निकल रही है, तो वो रेज का नाम रखा गया कैथोड रेज। भाई डेफिनेशन मैंने लिखा, कोई टफ रेज है क्या, टफ डेफिनेशन है। When a gas is taken in a discharge tube at very low pressure at very high voltage, low pressure, high voltage, okay, then some invisible rays are coming from, or seems to be coming from cathode to anode. These rays are called cathode. Thus there are many ways to explain cathode rays, to define cathode rays, okay. तो ये लिखा हुआ डेफिनेशन, कोई दिक्कत किसी को, बहुत ही आसान परिभाषा, हिंदी में याद रखना, कोई बात जरूरी है, रटना नहीं है, रटना बिल्कुल नहीं है, समझना है कि सर किसी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस को लो प्रेशर पे हाई वोल्टेज पे लेंगे तो कैथोड से एनोड की ओर कुछ अदृश्य किरणें, कौन किरणें, अदृश्य किरणें, ऐसे तो साधारणतः दिखाई नहीं देती हैं, अदृश्य किरणें निकलने लगती है, इसी किरण का नाम रखा गया कैथोड, चूंकि ये कैथोड से निकलती है इसलिए नाम रखा गया कैथोड। क्लियर हो गया। अब क्या है सर, ठीक है सर, कैथोड रेज है। अब देखा गया कि कैथोड रेज है और एक्सपेरिमेंट किया गया और स्टडी किया गया, इसकी प्रॉपर्टी को स्टडी किया गया, ठीक है। तो देखा गया कि अगर मान लो कि इस पे एक पॉजिटिव प्लेट है, इस पे नेगेटिव प्लेट लगाया गया, तो देखा गया कि मुड़ के एक पॉजिटिव प्लेट की ओर चला गया, किस ओर चला गया, इससे ये समझ में आ गया, ओ इस पे नेगेटिव चार्ज है, माने कैथोड रेज में कौन चार्ज है, क्योंकि ये पॉजिटिव की ओर मुड़ गया ना, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन होता है, तो ये किधर मुड़ गया, ऐसे मुड़ गया, पॉजिटिव की ओर मुड़ गया, इससे पता चल गया कि ओ कैथोड रेज पे क्या होता है, सो कैथोड रेज हैव नेगेटिव चार्ज, इतना याद रखो, कैथोड रेज हैव नेगेटिव चार्ज, पता चल गया। अब सर ठीक है, ये बात समझ में आ गया सर, लिखो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से, इसको बोलते हैं नेगेटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट लगाने को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डिफ्लेक्ट कर गया, देखो अभी तो चल रहा था स्ट्रेट लाइन में, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो क्या था, वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा था। एक मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल में लगाएंगे तब भी ये डिफ्लेक्ट कर जाएगा, मुड़ जाएगा, विचलित हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया गया तो ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा था, किसमें चल रहा था, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो ये मुड़ गया, डिफ्लेक्ट हो गया, डिफ्लेक्शन शो किया, कैसे हो गया, हाँ याद ना, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, बट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर डिफ्लेक्टेड, माने जो कैथोड रेज होते क्या हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, अपने पाथ से मुड़ जाते हैं। क्लियर हो गया, कितनी सारी प्रॉपर्टी पढ़ ली है आराम से, चलो ये भी समझ में आ गया कि कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, कैथोड स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ना हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड अगर हो तो वो डिफ्लेक्ट कर जाता है, मुड़ जाता है, अपने रास्ते से मुड़ जाता है। क्लियर हो गया। फिर ये फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करता है, क्या चमकदार चमक पैदा करता है, फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करता है, ठीक है, समझ आ गया। अब सर इसके पास पार्टिकल नेचर है कैसा, मैंने बताया था कि पार्टिकल नेचर क्या होता है, कि अगर पार्टिकल नेचर में अगर एनर्जी विदाउट पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के ट्रांसफर होता है तो वो वेव होता है, क्या होता है, वेव। अब पार्टिकल नेचर का होता है कि अगर एनर्जी पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के साथ ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, कोई बॉडी, जैसे मेरा हाथ है, मैं इसको थप्पड़ मारेंगे तो मेरे हाथ को यहाँ से वहाँ तक उसको ले जाना पड़ेगा, तब थप्पड़ लगेगा, यानी मेरे हाथ में पार्टिकल है, पार्टिकल का बना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट करवाना पड़ेगा, तब जाकर एनर्जी उसमें ट्रांसफर होगा, ओके, टच करवाना पड़ेगा तब जाकर उसको लगेगा, तो इसको बोलते हैं पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर में एनर्जी का ट्रांसफर पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के साथ होता है, लेकिन वेव नेचर में एनर्जी का ट्रांसफर विदाउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया पत्थर, पानी वाला, कि पानी में तुम्हें एक पत्थर फेंको, पानी में वेव पैदा होगा, एक पत्ता रख दो, पत्ता जहां पर है वही ना खाली ऊपर नीचे होता रहेगा, खाली हवा ना होना चाहिए बस, ओके।
समझ आया बात को? सो दैट इज कॉल्ड वेव नेचर। कौन नेचर? एक पार्टिकल नेचर है। तो ये क्या करता है? पार्टिकल नेचर। तो याद ना कैथोड रे के पास पार्टिकल नेचर है। किस बात का पता कैसे चला सर? क्योंकि एक यहाँ पे चक्री रख दिया गया। क्या रख दिया गया? चक्री, व्हील, पैडल व्हील रखा गया, घूमने वाला चक्की रखा गया। और वो चक्की को क्या कर दिया? वो घुमा दिया। माने इसके पास एनर्जी था और ये काइनेटिक एनर्जी उसमें दे दिया, उसको काइनेटिक एनर्जी दे दिया और इसका जाके एनर्जी ट्रांसफर कर दिया। यानी कि ये इसका अंदर पार्टिकल नेचर है। जैसे वो टक्कर मारा उसको घुमा दिया, ठीक है? समझे? जैसे हम एक थप्पड़ तुमको मारेंगे तो तुम ऐसे रहोगे, ऐसे होगी ना होगी, ऐसे होगी ना होगी, लाजमी होगी। थोड़ा धीरे मारेंगे तो हल्का सा ऐसे होगी, जोर से मारेंगे और ऐसे होगी, और जोर से मारेंगे तो ऐसे ही हो जाएगी। सीधी सी बात है। हाँ, हो सकता है कि तुम्हारे मुंह से खून भी गिरने लगे। ट्राई करें? तो तुम ट्राई करने की बात कर रहे हो जी सर, है ना? तो समझाया बात को? सो मैंने क्या बोला कि ये पार्टिकल नेचर है कैथोड रे के पास। क्या है बताओ? कैथोड रे हैज पार्टिकल नेचर। इस बात से ये सबूत मिला, ठीक है? और पार्टिकल नेचर यानी कि पार्टिकल का बना हुआ है, तो उस पार्टिकल का नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन। क्या रखा गया? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का नाम जो है कि वो जे थॉमसन साहब ने नहीं दिया था, मैंने बताया। नाम कोई और किया, उन्होंने बस स्पेसिफिक चार्ज, ये जो वैल्यू निकालना है ये निकाला गया उनको। ओके, एक मिनट में आता हूँ, पहले इसको नोट कर लो। कुछ बातें फिगर मत बनाना है, ऑलरेडी फिगर बना चुके हो। तो मैं क्या बोला था कि ये समझ में आ गया कि ये जो है पार्टिकल नेचर इसके पास होता है, क्योंकि ये जा करके जैसे चक्री पर टकराता है, चक्री को क्या करता है? घुमा देता है, माने इलेक्ट्रॉन एनर्जी ट्रांसफर कर देता है उसके अंदर, ठीक है? एनर्जी ट्रांसफर, मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं मैकेनिकल इफेक्ट। घुमाने को बोलते हैं मैकेनिकल इफेक्ट। ओके, हीटिंग इफेक्ट होता है, उसको गर्म कर देता है। तो कुछ उसके रास्ते में, अगर कैथोड रे के रास्ते में अगर कोई बॉडी रखा जाए तो बॉडी को क्या कर देगा? गर्म भी कर देगा, हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। लास्ट में कोई पॉइंट लिखा है मैंने, देखो यार, कैथोड रेज 7 नंबर, हाँ, कैथोड रेज प्रोड्यूसेस मैकेनिकल एंड हीटिंग इफेक्ट्स। मैकेनिकल मतलब घुमा देता है, हीटिंग मतलब उसको गर्म भी कर देता है। समझे? तो मैकेनिकल इफेक्ट में मतलब यही होता है, घुमा देना, ठीक है? याद देना बात को। तो सारी बातें समझ आ जाएंगी। तो ये पॉइंट देख लो, प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कैथोड रेज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम कैथोड टू एनोड, इसमें कोई बड़ा मुद्दा, कैथोड से निकलता है। लेकिन याद ना, कैथोड रेज का जो सोर्स है, अगर एग्जाम में बोलते हैं कि कैथोड रेज का सोर्स डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कौन है, तो ये तो पार्टिकल है, तो वो पार्टिकल का नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन। अब वो इलेक्ट्रॉन निकलता है गैस के मॉलिक्यूल से। गैस का जब मॉलिक्यूल का आयोनाइजेशन होता है, आयन में टूटता है, तब निकलता है। वो कैथोड के प्लेट से नहीं निकलता है, ठीक है? कहां से निकलता है? गैस के मॉलिक्यूल से निकलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बता रहा हूं। और फिर ये इलेक्ट्रॉन जाकर टक्कर मारता है और भी मॉलिक्यूल को, तो उस मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन निकलता है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक लाइन में निकल चलते हैं, इसलिए वो हमको रेडिएशन रे दिखाई देता है। आपको बच्चा बोले सर पार्टिकल, जैसे मान लो बंदूक की गोली से तुम्हें एक बार बंदूक की गोली मान लो वो लड़े मशीन गन, जिसमें से 100 गोली निकलता है। क्या गोली निकलता है? फिर एक गोली ऐसे दिखाई देगा, ऐसे करके दिखाई देगा। वो एक लाइन दिखाई देगा तुमको, इतना तेजी से निकलता है ना। इस मूवी थोड़ी है कि गोली गया, आराम से दिखाया, जाना था, लड़की को लगना था, घूम के लड़का हीरो आया, उसको पकड़ा, या गुंडा को जाकर लग गया। फिल्मों में अच्छा लगता है ना। एक मूवी हम देखे ऐसे करके, भूतनी वाला कोई मूवी देख रहे थे हम, है ना, हमको याद है। बंदूक की गोली हीरोइन पे गई ऐसे करके, हीरोइन को पहले बंदूक का गोली को ऐसे घुमाया और जाकर घूम करके गुंडा को जाके लगा पीछे से। ये क्या ड्रामा यार, इतना बेवकूफ लोगों को बना के रखे हुआ है। सही बात बोल रहे हैं, हकीकत ऐसा होगा। इतना तेजी से बंदूक की गोली निकलती है, तो 100 गोली एक लाइन से निकलेगा, तो क्या तुमको एक लाइन दिखा, एक पार्टिकल दिखाई देगा, एक रे दिखाई देगा, एक लाइन दिखाई देगा, तुमको लगेगा ओ रे है, लाइन है। कसम रहो, मैंने तुमको कंटिन्यूअस दिखाई देगा, कंटिन्यू दिखाई देगा, कोई बीच में टूटा हुआ चीज, बीच में कोई गैप नहीं दिखाई देगा, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। ज़ाहिर क्लियर? तो जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे पार्टिकल चलते हैं ना, तब जाके रे बनता है। ज़ाहिर क्लियर? तो वही लिखा हुआ है, कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। मैंने बोला स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, कैथोड से एनोड की ओर, कैथोड से एनोड की ओर। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, नो, ना कोई प्लेट ऊपर से नीचे से लगाया जाए और ना मैग्नेटिक फील्ड, ना कोई चुंबक लगाया जाए। मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबक लगाना, ठीक है? तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड इन द प्रेजेंस, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे, कैथोड रे जैसे ज्यादा मुड़ जाएगा, डिफ्लेक्ट कर जाएगा। हाँ, नहीं है बुबू, गलत बात है, हिलाना नहीं, हम भी हिलने लगेंगे। वो देखिए अगर ये, हाँ, एक वीडियो डाला ना तो उसमें हिल रहा था सर, जैसे भूकंप आ गया। तो साउंड कंट्रोल, ठीक है? क्या समझा आपको? हाँ, तो कैथोड है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लगाओ तो स्ट्रेट में ट्रैवल करेगा, लेकिन लगा दोगे तो डिफ्लेक्ट कर जाएगा, मुड़ जाएगा, विचलित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुधिंदी बोल रहे हैं, सुधिंदी, आप हिंदी में बोलते हैं, सुधिंदी में। कैथोड रे, कैथोड किरण, सॉरी, कैथोड के किरण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में विचलित हो जाता है, खुश, हाँ, विचलित हो जाता है। चलो,
कैथोड रेज आर इनविजिबल, तो छोटी सी बात है, खुद दिखाई अदृश्य होता है। कैथोड किरण पता कैसे चला? कैथोड रेज आर प्रोड्यूस्ड फ्लोरोसेंस, माने कैथोड जो है वो फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करता है। फ्लोरोसेंस मतलब ग्लो, चमक, है ना? हाँ, कैथोड रेज है पार्टिकल नेचर, ये बता दिया कि घुमा दिया चक्कर पार्टिकल नेचर होता है। पार्टिकल नेचर होगा तो कैथोड रे हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, गर्म भी कर देगा, चक्री घुमा भी सकता है, उसको एनर्जी भी प्रोवाइड कर देगा, घुमा देगा। कैथोड रेज आयोनाइज द गैस मॉलिक्यूल, आयोनाइज द अभी मतलब जेड होना चाहिए, यहाँ पर जेड भी लिख सकते हो। हाँ, क्या तुम लोग का अंग्रेजी थोड़ा स्पेशल है, हमारा तो तुमसे भी ज्यादा स्पेशल है, इसलिए ऑक्सफोर्ड तो गैस मॉलिक्यूल। ओके, कैथोड रेज प्रोड्यूसेस एक्स रेज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ एक्स रेज है, देखो मेटल सरफेस पर, जब एक मेटल सरफेस है, देखो ये मेटल सरफेस है, ये मेटल सरफेस हैवी मेटल सरफेस बनेगी जिसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा है, जैसे कि तुम्हारा गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब का मास बहुत ज्यादा, ठीक है। सो हैवी मेटल सरफेस पर अगर ये रे को जाएगी, टकराएगी रे, तो क्या करेगी, इससे बहुत एक रेज निकलेगी जिसका नाम है एक्स रेज। एक्स रेज का नाम तुम ऑलरेडी जानते हो, एक्सरे जो करवाते हो वही, तो वो भी इनविजिबल रेज होता था, याद ना, एक्सरेज का अपना प्रॉपर्टी है, अपना गुण है, ठीक है। मेटल सरफेस पर ये कैथोड रे जब पड़ती है ना, तो उसमें से एक्स रे निकाल देती है। क्या निकाल देती है? बस इतना याद ना कि जब भी ये मेटल के सरफेस पे जाकर पड़ती है तो एक्स रे निकाल देती है। तो कैथोड रेज, व्हेन कैथोड रेज स्ट्राइक ऑन मेटल सरफेस देन इट प्रोड्यूस एक्स रेज। याद ना, एक्स रे निकालने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, तो लिखना बात को, कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्स रेज ऑन स्ट्राइकिंग ऑन हैवी मेटल, लेकिन मास ज्यादा होना चाहिए मेटल का, कम मास वाले मेटल पर ये ऐसा एक्सरे निकलेगा। अभी एक्सरेज के बारे में हम लोग कभी स्टडी नहीं करना, कहीं पर पढ़ना पड़ेगा, चिंता नहीं करो, डोंट वरी। लेकिन एक्सरे तुम जानते हो, तो एक्सरे करवाते हैं ना वो, डोंट वरी। कैथोड रेज कंसिस्टिंग नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, हो गया, इलेक्ट्रॉन है वो, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल क्यों नेगेटिव क्यों, पॉजिटिव क्यों, मुड़ गया था, नेगेटिव है, और पार्टिकल का बना हुआ, समझ आ गया, कोई दिक्कत इसमें? मैं इस फिगर को मैं लिखने नहीं दूंगा, फिगर को लिखने नहीं दूंगा, ये सब ऑलरेडी लिख चुके ना, चलो ठीक है, मैंने मस्ती किया। अब जो बातें हैं ना, सारी बातें इसके इर्द गिर्द घूमेंगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इतना बात तो 9th क्लास में भी पढ़ाया गया था, ये सारी बातें मैंने समझा दिया। लेकिन स्पेसिफिक चार्ज का जो फंडा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक चार्ज किसको बोलते हैं, सुना अच्छा से, इसी चीज के लिए ना जे थॉमसन का नाम आता है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में, इसी चीज के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन नाम रखा गया, ये बात समझ में आया, लेकिन इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है, इस बात की जानकारी जो दिया स्पेसिफिक चार्ज का मास निकाल के, वो मिस्टर जे थॉमसन। अब ध्यान सुना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला, कुछ यहाँ पे फिजिक्स का कंसेप्ट इस्तेमाल है, मैं थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ, ओके, अदरवाइज तुमको समझ में आए तो ठीक है, ना तो फॉर्मूला को तुमको याद रखना पड़ेगा, ओके, जरूरत नहीं है, वैसे एडवांस में इलस्ट्रेट करने वाला हूँ, जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है 11th में, ठीक है, फिजिक्स का 12th का फिजिक्स का पार्ट है, ठीक है। क्या होता है, गौर से सुना बात को, स्पेसिफिक चार्ज पहले है क्या, प्लीज बताता हूँ, पहले सुनो। चार्ज को क्यू से लिखते हैं, चार्ज को किससे लिखते हैं बाबू, और मास, चार्ज और मास के रेशियो को बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज को हिंदी बोलते हैं विशिष्ट आवेश। कौन आवेश? आवेश और द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट आवेश कहते हैं, स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। डेफिनेशन लिख दिया, द रेशियो, दो हम का लिखे हुए राशन, वाह अंग्रेजी भी मेरा, दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बुद्धा कमिंग फ्रॉम ऑक्सफोर्ड। द रेशियो ऑफ चार्ज एंड मास ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड, माने चार्ज मास रेशियो को, एक लाइन में मिस्टर, चार्ज मास रेशियो को क्या कहते हैं, स्पेसिफिक चार्ज। चार्ज मास रेशियो क्या बोलते हैं, यस, चार्ज को मास से डिवाइड करो, स्पेसिफिक चार्ज बोल दोगे, ओके, चार्ज को मास से डिवाइड कर दोगे तो क्या बोलोगे, अब मैंने क्या लिखा है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, मान लो, तो वॉल्यूम को तुम मास से डिवाइड कर दो, स्पेसिफिक बोलो, माने मास नीचे फिक्स होता है और ऊपर जो है तुम्हारा चार्ज रहेगा, चार्ज का चार्ज बोलोगे, वॉल्यूम रहेगा तो वॉल्यूम बोलोगे, सिंपल बात है। अक्सर तुमको स्पेसिफिक चार्ज में याद रखना, बहुत काम का है। अब क्या किया उन्होंने, कुछ फिजिक्स का कंसेप्ट इस्तेमाल करके, ओके, इन्होंने इस कैथोड रेस के लिए चार्ज मास का वैल्यू निकाला, यानी कि चार्ज कौन है, चार्ज में यहाँ कौन है, इलेक्ट्रॉन, चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन, और मास इलेक्ट्रॉन का लेंगे, उनका वैल्यू निकाला, ओके। अब वो वैल्यू कैसे निकाला, इन्हें के गौर से सुनो, E/m मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉन के लिए, चार्ज मास रेशियो, यानी कि स्पेसिफिक चार्ज, कौन चार्ज बाबू, स्पेसिफिक चार्ज, बहुत ज्ञान की बातें यहाँ मिलने वाली है, आराम सुना, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यानी कैथोड रे, है ना, कैथोड रे इलेक्ट्रॉन का बना हुआ, पहले बता दिया, तो E/m, सर E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, सर M क्या है, बताओ, E का चार्ज कौन बड़ी बात थी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता ही होता है, वो हमको पता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, इलेक्ट्रॉन का मास पता ही है 9.10⁻31 किलोग्राम, पता ही है, रख देंगे, याद रखना,
इलेक्ट्रॉन को तराजू में तौल करके उसके मास को नहीं निकाल कर रख दिया गया था, और चार्ज भी इतना आसानी से नहीं लगेगा था। उस टाइम में ना तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता था और ना इलेक्ट्रॉन का मास पता था, पहले रेशियो पता चला। यही E/m का वैल्यू जे थॉमसन साहब निकाले कंसेप्ट, फिजिक्स का कंसेप्ट इस्तेमाल करके। कैसे, सुनो जो बता रहा हूँ, जो एनसीईआरटी में एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, एनसीईआरटी का एक्सपेरिमेंट देखना मस्त है। ये फिगर बनाने वालों नहीं समझा रहा हूँ, ये देखो ये एक्सपेरिमेंट देख रहे हो, उन्होंने क्या किया मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा बताऊंगा। एक चीज समझो, थोड़ा सा बेसिक फिजिक्स से थोड़ा बताऊंगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग आएगा, मजा आएगा तुमको, इंटरेस्ट नॉलेज के लिए बस, और कुछ नहीं। बाकी तो तुम अभी फटाक से समझा देंगे। स्पेसिफिक चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन का वो E/m है। E/m की वैल्यू इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास का, इलेक्ट्रॉन का मास रख करके नहीं रखा निकाला गया। उस टाइम ना तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता था, हाँ पहले E/m निकला, रेशियो निकला, और रेशियो से एक साइंटिस्ट ने, अभी आगे पढ़ेंगे, मुल्लिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आगे आएगा, मुल्लिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला। कितना निकाला? जे थॉमसन साहब ने रेशियो निकाला इलेक्ट्रॉन और मास का, और मुल्लिकन ने एक्सपेरिमेंट करके इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला, और दोनों को भाग करोगे तो यम निकल जाएगा। अब हुआ फंडा, अब समझाया? कोई तराजू लेकर के तौला नहीं, ये सब कुछ ना होता है। इतना छोटा पार्टिकल कैसे तराजू लेकर तौलोगे? हैं तो समझ में क्या बोल रहा हूं? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन और मास का रेशियो निकाला, बताता हूं कैसे, थोड़ा फॉर्मूला बताता हूं थोड़ा सा फील करने के लिए, और कुछ नहीं, ओके। और उसके बाद मुल्लिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट अभी समझाएंगे कैसे हुआ, वो भी बताएंगे, सब्र करो थोड़ा सा, सब बताएंगे, ओके। तो दोनों को उससे इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकल गया, अब दोनों को जब भाग किया गया तब जाकर के मास निकला। ये इस तरह करके पहले रेशियो निकला, फिर एक उनमें दो चीज में से कोई एक चीज का वैल्यू निकला, और दोनों को भाग करके तब जाकर इलेक्ट्रॉन का मास निकला, जो 9.1 10 का पावर -31 kg जो बोलते हो वो भाग करने आया। समझो आपको? कुछ तराजू पे तौल करके नहीं आया, ठीक है? समझा आपको? इतनी छोटी चीज है। अब बताता हूं, अब मैं छोटा सा ज्ञान दूंगा कैसे कैसे E/m की वैल्यू उन्होंने निकाला। तो सुनो सारे बच्चे, ध्यान सुनना। इधर एक चीज मैं बताता हूं तुमको, इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड उसको बोलते हैं जहां पे प्लस और माइनस चार्ज को रखा जाए, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ऐसे करके दिखाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई अगर चार्ज रखा हुआ है, कोई चार्ज रखा हुआ है, तो अगर ये चार्ज प्लस है, क्या है बताओ, तो प्लस पर उतने फोर्स लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, यानी कि ये प्लस से माइनस की ओर जाता है, प्लस से, तो ये प्लस है तो प्लस उस पर क्या करेगा, रिपल्शन लगाएगा। क्या लगाएगा? रिपल्स, तो इधर फोर्स लगेगा इस पर, ये इधर मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो कितना फोर्स लगेगा इस पर? अपोजिट, कितना लगेगा? कहेगा प्लस तो इधर है, तो इधर अपोजिट फोर्स लगेगा, इधर मूव करना शुरू करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पार्टिकल रखा हुआ है, सुनना अच्छा से थोड़ा सा बताता हूँ। कोई चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसमें फोर्स लगता है F = QE। क्या लगता है? QE। ये E इलेक्ट्रिक फील्ड है, Q चार्ज है, और F क्या है? फोर्स है। अब यहाँ पे चार्ज तो इलेक्ट्रॉन है, चार्ज क्या है? तो E × E। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन फील्ड? इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स माने इलेक्ट्रिक फील्ड में बोला ना, जैसे चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो डिफ्लेक्ट हो गया ना। डिफ्लेक्ट क्यों हुआ? कोई ना कोई फोर्स उस पर लगा, तब तो डिफ्लेक्ट हुआ। तो वो फोर्स का वैल्यू कितना? E × E। E हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज, E हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ऑलरेडी हमको पता होता है कि कितना हम बाहर से लगा रहे हैं, वो बहुत आसान है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और E को गुना करेंगे तो तुमको इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू, कितना फोर्स लगाया इलेक्ट्रॉन पर, ओके, ये हो जाएगा। फिर उसी तरह तुम अगर किसी चार्ज, ध्यान सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई मैग्नेटिक फील्ड है, माने कि एक चुंबक है, एक नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल को तुम फेंक दोगे, क्या करोगे? फेंक दोगे, रोके रहोगे तो फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन फेंक दोगे यानी कि उसको वेलोसिटी दे दोगे, ओके। कोई मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है। इतना तो 10th क्लास में पढ़े थे ना कि नॉर्थ से साउथ में मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, पता कि नहीं पता है? पढ़े नहीं पढ़े हो? तो नॉर्थ से साउथ में एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन सब पढ़े हो ना, पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और यहां पर जैसे ही कोई चार्ज पार्टिकल को, ध्यान सुना, कोई चार्ज पार्टिकल को फेंका जाएगा v वेलोसिटी से, फेंका जाएगा v वेलोसिटी से, तो इस पे फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। अब फोर्स का फॉर्मूला सुनो क्या है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। क्या बोलते हैं उसको? मैग्नेटिक फोर्स को B से लिखा था कि B को मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है QBV। QBV, Q हो गया चार्ज, B हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और V हो गया वेलोसिटी। यहाँ पर V पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। Q क्या है? चार्ज, V क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, और V क्या है? वेलोसिटी। अब Q की जगह लिख देंगे E, क्या इलेक्ट्रॉन है, अब B फिक्स है। ये भी है, बाहर से लगाया गया, E भी पता होता है, वेलोसिटी कितनी है वो भी पता करना आसान है, और E भी पता है, ओके। अब ध्यान से सुना कैसे हो गया, अब इतना समझ आ गया। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स।
ये हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स, ये हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला हो गया E इंटू ई, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स का फॉर्मूला हो गया E इंटू बी इंटू बी। ओके 90 डिग्री किस में होता है सब? ओके बता देंगे, डोंट वरी। अब जैसे एक चीज सुनो मेरे पास, सुनो मैं तुम लोग 10th क्लास में से पढ़े थे ऐसे करके, याद है? याद करो याद करो याद करो। मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है, ये नॉर्थ पोल है, उधर क्या है साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जा रहा है। अब क्या करते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल है, एक चार्ज पार्टिकल है यहाँ पर ऐसे गया भी, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड पूरे बोर्ड पे मान लो भी वेलोसिटी ऐसे गया, वेलोसिटी इसको ऐसे मिला, कैसे मिला? वेलोसिटी ऐसे मिला, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है अंदर। तो क्या करते हैं, ध्यान सुना, ये अंगूठा रखो वेलोसिटी के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ये रखो, चारों उंगली अंदर घुसाओ। ओके तो ये हथेली किधर कर रहा है? ऊपर जा रहा है, यानी इस चार्ज पार्टिकल अगर मान लो कि वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वी वेलोसिटी मूव कर रहा है, तो इसमें फोर्स लगेगा ऐसे, यहाँ आएगा तो ये ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा, ये घूमते घूमते सर्किल में चलने लगेगा। 100 बात की एक बात बताओ, जब भी मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है ना, वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, परपेंडिकुलर होता है, तो चार्ज पार्टिकल को अगर तुम रखोगे तो चार्ज पार्टिकल सर्किल में घूमने लगता है। ठीक है, सर्किल में। मैं बता रहा हूँ, मैं तुम लोग को पहली बार 11th पढ़ रहे हो, तुम लोग ना 11th में हो, पहली बार हो, इस फिजिक्स 12th क्लास का है, लेकिन मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे निकाला। नहीं मैं बताते तो कोई दिक्कत, लेकिन थोड़ा सा तुम लोग को एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए, तुम लोग को थोड़ा सा इच्छुक, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा है। जरूरत नहीं है मुझे बताने की, ठीक है? अब बहुत कम टीचर ही बताते जानबूझ के कि 12th में बच्चा तो पढ़वे करेगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन है ये कि यही पर थोड़ा सा मजा आ जाए तुमको। ठीक है, तो कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर फेंकते ना, वेलोसिटी देते ना, तो वो सर्किल में घूमने लगता है। अब सर क्यों घूमने लगता है? तो भाई फोर्स लगने की वजह से। जब वो यहाँ पर जाता तो फोर्स इधर लगता है, यहाँ पर जाता तो फोर्स इधर लगता है, जब यहाँ जाता फोर्स लगता है, तो सर्किल में क्या होने लगता है? घूमने लगता है। ओके अब सुनो, अब गौर सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ। जब सर्किल में घूमने लगे, कोई चीज सर्किल में घूमता है ना, तो सर्किल में घूमने में एक फोर्स बाहर की ओर लगता है। क्या लगता है? कभी ना कभी चर्चा किया होगा, इसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या नाम है इसका? हाँ, सर्किल में घूमने के लिए एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, तो अभी चार्ज पार्टिकल जो है, सुनना यहाँ पर बता रहा हूँ, ये आर है, ये चार्ज पार्टिकल घूम रहा है, इसकी वेलोसिटी ऐसे है। ओके, इस चार्ज पार्टिकल का मास m है और चार्ज जो है वो E है। क्या है? E है। तो एक फॉर्मूला लगता है इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स को बोलते हैं FC = mv²/r, mv²/r, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है। m है मास उस पार्टिकल का, v है वेलोसिटी उस पार्टिकल का, r है रेडियस सर्किल का। ठीक है, अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स और यहाँ पर ये मैग्नेटिक फोर्स दोनों आपस में क्या होता है? बैलेंस करता है। क्या करता है बताओ? मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स उधर लगता है, मैग्नेटिक फोर्स इधर लगता है, तो दोनों का वैल्यू रख दो, रख दो। क्या लिखोगे बताओ? क्या लिखोगे? E B V mv²/r। ठीक है, चलो अब कुछ कट रहा है, देखो तो b से b कैंसिल। अब इसमें से E/m अकेला करो, E/m अकेला करो, E/m को अकेला करो। दिख रहा है जी, मोबाइल में दिख रहा है, देखो तो क्या बचा बताओ? v/rb, v/rb। अब बताओ, सुना सा एक और चीज बताने वाला हूं। हाँ, अब यहाँ पर वेलोसिटी हमको पता नहीं है, वेलोसिटी निकालेंगे। अब देखो b तो पता है, अब कैसे गौर करना है, E/m निकालना है, कैसे निकाला उन्होंने। अब क्या है कि यहाँ से देखो, अब मैं तुमको फिगर थोड़ा दिखाऊंगा तब समझ में आएगा। सब बच्चा फिगर को गौर से देखेंगे, देखो गौर से। ऊपर प्लेट देख रहे हो, पॉजिटिव प्लेट, नीचे वाला देख रहे हो नेगेटिव प्लेट। जो कलर, कौन कलर है? ग्रीन कलर है, कोई भी कलर है, ब्लू कलर जो प्लस दिख रहा है, और येलो कलर जो दिख रहा है प्लेट, वो नहीं। तो ये देखो चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे उसको फेंका गया यहाँ से, मैंने कैथोड से निकला, एनोड में छेद कर दिया गया, एनोड से बाहर निकल रहा है। और अब बताओ, जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो डिफ्लेक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो, अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाओगे, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो वो ए पे टकराएगा। कब टकराएगा? और अगर मैग्नेटिक फील्ड केवल लगाओगे तो कहां टकराएगा? सी पे। लेकिन दोनों लगा दोगे तो कहां टकराएगा? माने जिस रास्ते पर था, माने कि ऐसा किया गया कि मान लो कि इलेक्ट्रिक फोर्स उसको ले जाना चाहता है ऊपर, और मैग्नेटिक फोर्स ले जाना चाहता है नीचे, नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। तो जिधर जा रहा था उधर रहेगा, कहीं जाएगा मुड़ेगा नहीं, डिफ्लेक्शन नहीं होगा, नो डिफ्लेक्शन। मैंने ऐसा व्यवस्था किया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा करके और मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा वैल्यू रखा गया, ऐसा मैंने दोनों फोर्स का वैल्यू का कर दिया गया, सेम कर दिया गया। और सेम जब कर दिया गया तो वहां से इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकल गई। क्या निकल गई? हाँ देखो यार, करो E बराबर EBV। अब बताओ यहां से कुछ कर रहा है, E से E कैंसिल, वेलोसिटी बताओ क्या हो गया? B/E। मैग्नेटिक फील्ड हमको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर से लगाया वो भी पता है, अब वेलोसिटी निकल गया। वेलोसिटी यहां पर रखो, वेलोसिटी वैल्यू को V बाय, गलती नहीं लिखी है, E और ये EBB, यहां से क्या करो? V को अलग करो, तो गलती कर दिया, सॉरी गलती हो गया। E/B, सॉरी गाइस, E/B रखो यहाँ पे, E/B, तो E/B, तो B रखो तो BB गुना हो जाएगा।
आर बी स्क्वायर, इसी फॉर्मूला नीचे दिख रहा है, देखो तो एक लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आर बी स्क्वायर, इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके उन्होंने ई बाई एम का वैल्यू निकाला। अब तुमको सारी बातें मैंने बता दिया, समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो और अच्छी बात है, बस ये याद रखना कैसे निकाला। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर से लगाया गया वो पता था, जो मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया वो भी पता था, और जिस रेडियस में सर घूम रहा था उस रेडियस को भी निकालने का टेक्निक उनको पता था। ये तीनों चीज पता था, इसलिए ई बाई एम की वैल्यू भी पता चल गई। समझ आया बात को, कितना फंडा होता है समझा। एडवांस इलस्ट्रेशन इसलिए दे रहा हूं ताकि तुमको मजा आ जाए। ओके, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू इस तरह रखा गया कि नेट फोर्स क्या हो जाए 0 और उसमें कोई डिफ्लेक्शन। ऐसा सोचो, केवल इलेक्ट्रिक फोर्स लगता तो डिफ्लेक्शन होता, तो हुआ किसकी ओर गया, इसमें ए की ओर गया, किसकी ओर गया, पार्टिकल कैथोड मुड़ के चला गया ए पर। ओके, और अगर केवल मैग्नेटिक फोर्स होता तो कहां जाता, सी पर जाता। ओके, लेकिन जब दोनों लगाया गया तो इस तरह हुआ कि कोई डिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं। इस तरह मैंने किस तरह का वैल्यू उनको सेट किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड का, कि दोनों का इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू सेम हो गया। सेम हो गया तो वहां से वेलोसिटी निकल गया, और यहां से सेंट्रीपिटल फोर्स वाला फंडा से ई बाई एम निकल गया, वो ला करके यहां वैल्यू पुट कर दिया, ई बाई एम निकल गया। सारा फिजिक्स का खेल है, ठीक है। अब इस सारी चीजों को भूल जाना, बस ये जानना इंपॉर्टेंट है कि ई बाई एम का वैल्यू ई बाई आर बी स्क्वायर हुआ। ई का वैल्यू पुट किया उन्होंने, क्योंकि उनको पता था कि कितना लगाया बाहर से, बी भी पता चलता और आर भी पता चल गया, और पुट करके ई बाई एम की वैल्यू निकाल लिया। वो आया ई बाई एम की वैल्यू कितना, तो बताता हूँ। ई बाई एम किसके, ई बाई एम इलेक्ट्रॉन के लिए, इसी का नाम है चार्ज मास रेशियो। इसका वैल्यू आया 1.76 10⁻⁻11 ओके कूलम्ब पर केजी। ओके, कितना आया जल्दी बताओ। हाँ हाँ, -11 नहीं +11, सॉरी गाइस, ये 1.67। अब ये रेशियो निकल गया यहाँ से, वैल्यू पुट करने के बाद ये निकला। अब तब इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला मूल्यांकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, दोनों को भाग करके फिर इलेक्ट्रॉन का मास निकला। ठीक है, अब तुमको ये कैसे है, कूलम्ब चार्ज का रेशियो, चार्ज का यूनिट और किलोग्राम मास का यूनिट, तो हो गया ये 1.76। वैल्यू याद नहीं करना है, यूनिट याद रख सकते हो कि जो स्पेसिफिक चार्ज होता है उसका यूनिट कूलम्ब पर केजी होता है। समझ में आया, इतना समझ आ गया, जल्दी बताओ। मैंने एडवांस समझाया है, यहाँ पर सब कुछ बताता हूँ। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास। अब बताओ ई कैपिटल ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपिटल बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, अब बी क्या है, सॉरी बी क्या है, वेलोसिटी। सब कुछ जान रहे हो यहाँ पे। आर क्या है, रेडियस, जिस सर्किल पे घूम रहा है। ठीक है, जब भी मैंने कोई चार्ज पार्टिकल को, मूविंग चार्ज पार्टिकल है और उसको परपेंडिकुलर अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फेंका जाएगा तो उस सर्किल में घूमने लगता है। सारा चीज डिटेल तुमको और 12 में मिलेगा, लेकिन अभी बता दिया, कोई ज्यादा टफ नहीं था। मैंने कोई एडवांस दे रहे हैं, एडवांस नहीं है लेकिन थोड़ा सा क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए सारी बातें बताई गई हैं। अब तुमको बस इतना याद है कि ओ ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था, जे टॉमसन। अच्छा, जे टॉमसन एक्चुअली क्या है, हिंदी की बुक में हम पढ़ते थे 9th क्लास में लिखा होता, तो लिखा होता जे टॉमसन, और अंग्रेजी में पढ़ते थॉमसन। तब कहा पढ़े तो टॉमसन ही बोले, क्या आई एम अ प्योर इंडियन, ठीक है, नॉट इंडियन। ओके, हाँ गुड। सो जे थॉमसन को ये क्रेडिट जाता है। ये कितना अच्छा से हम लोग वैल्यू करके सेटअप कर लिया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया होगा, सेटअप किया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगाया होगा, मैग्नेटिक फील्ड कितना लगाया होगा, रेडियस कैसे कैलकुलेट, तब जाकर वैल्यू को यहाँ पर रखा होगा। समझ रहे हो तुम्हें क्या बोल रहा हूँ। तो ये सारी फंडा है, सब कुछ समझ गए यहाँ पर। तुमको लिखना तो लिख लो, बी मैग्नेटिक फील्ड है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, वी वेलोसिटी है, ठीक है, आर रेडियस है, लिख लेना अभी साइड में, तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है। अब एक चीज सुनो, अभी नहीं गलत बात। अब क्योंकि कैथोड रेज में, अच्छा मैं इधर वाला मिटा दूं क्या, पहले से नोट करो, तो कुछ बात और करेंगे, तो नोट करो नीचे वाला पॉइंट। ओके, लिख चुके हो ये, हल्का सा ये पर्दा दिख रहा है, कोई बात नहीं है, दिखने दो, कोई दिक्कत नहीं, हटाओ। मैं स्पेसिफिक चार्ज का मतलब क्या हुआ, चार्ज मास रेशियो। मैं कभी बोलूंगा स्पेसिफिक चार्ज को समझना, चार्ज मास रेशियो, और ये कैलकुलेट किया गया जे थॉमसन साहब के द्वारा, और उसी के लिए इनको एकदम क्रेडिट जाता है कि ओ इलेक्ट्रॉन के बारे में ज्यादा जानकारी यही थे। ठीक है, अब जो कैथोड रेस के लिए चार्ज मास रेशियो निकाला उन्होंने, तो उस टाइम तो इलेक्ट्रॉन का पता नहीं था ना, इलेक्ट्रॉन का नाम रखा गया था ना, इलेक्ट्रॉन के बारे में और भी स्टडी जो है आगे हुई। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो है, पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन का बना हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल कैसे पता चला, अब बताता हूं, सुनो। फंडामेंटल पार्टिकल है, मिटा रहा हूं मैं इसको, पहले यहां पर सारी बातों को लिखना तो लिख लेना। ई क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड, लिख लिया ना, तुम लिख लियो, लिख देता हूं। ई है, कैपिटल ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो प्लस माइनस प्लेट लगाया गया था वो इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हो। और बी है मैग्नेटिक फील्ड, बी है जो नॉर्थ पोल साउथ पोल दिख रहा है वो मैग्नेटिक। ओके, और उसके बाद ई है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ जो आज हम लोग जानते हैं 1.6 × 10⁻19 कूलम। क्लियर। ओके, उसके बाद बताओ यम मास ऑफ
इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद v वेलोसिटी, ओके, सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। चलो ठीक है, इतना समझ आ गया। जिन बच्चों को लिखना होगा कृपया करके लिख सकते हैं ये सब बात, कभी कंफ्यूजन हो। अब सुनो, एक मिनट सुनो ना आप। अब तुम्हें जैसे इलेक्ट्रॉन के चार्ज का वैल्यू पता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन के मास का भी वैल्यू पता है 9.1 × 10⁻31 kg। अभी भी वैल्यू निकालोगे तो उतना आएगा 1.76। भाग करो 16/91 आई -31 ऊपर जाएगा तो 10⁻12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एक जीरो ले लो, 160/19 बोले 10⁻11 19 से भाग करो, 19 से तो ये आया 19 से कम 19 चौका 76 निकाल दिया फटाक से कूलम पर केजी। भाग करके भी आ गया, जो वैल्यू ऑलरेडी जानते थे हम डायरेक्टली चाहते थे ये सिखा देते हैं। और हम जो तो मास और चार्ज जो बाद में ना कैलकुलेट किया गया, ओके, लेकिन अब जो कि जानते हैं तो हम लोग E/m इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को निकाल सकते हैं ऐसे भी, ओके। भैया क्या नहीं समझ आया तो अच्छी बात, नहीं समझ आया तो लिख लो, लिखना चाहते थे ये, अच्छा लिखा देंगे। अब सुनो, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला, इंपॉर्टेंट बात को यहाँ पर मैं इसको लिख लेना, तुम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ, ध्यान सुनना इंसान की तरह। इसको मिटा क्यों नहीं जानते हो? इसमें एनोड लिखेंगे तो एनोड में हम खाली थोड़ा सा चेंज कर देंगे, ओके। सुनो, चाहे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर चाहे आप हाइड्रोजन गैस लो, चाहे आप हाइड्रोजन गैस लोगे तो सुनो, भले सुनो, हाइड्रोजन गैस लोगे तो हाइड्रोजन गैस से तुमको H+ मिलेगा और तुमको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ऑक्सीजन गैस लोगे तो पहले O2 टूटेगा O में और फिर O+ में और एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, हो गया। अब बताओ, ये ना तुम्हारा कैथोड रे बनाएगा, ये क्या बनाएगा? जो केटायन होता है, केटायन जो है, जब इलेक्ट्रॉन कैथोड से एक रे निकल रहा है एनोड की ओर, जो आयोनाइज हो गया है, तो इस डी ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है और केटायन भी होगा उस आयन का, जैसे H+ होगा तो ये प्लस किधर मूव करेगा? क्योंकि ये प्लस है तो प्लस मूव करेगा नेगेटिव की ओर, कैथोड की ओर। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एनोड की ओर, कैथोड से एनोड की ओर, इसलिए कैथोड रे। और ये जो केटायन है वो मूव करेगा एनोड से कैथोड की ओर, इसको बोलेंगे एनोड रेज। क्या बोलेंगे? तो ये भी एक तरह का तुमको रेज बनाएगा, एनोड रेज, ओके। तो एनोड रेज केटायन से बनता है, ये केटायन ये एनोड रेज, ओके। तो अलग अलग गैस के लिए केटायन अलग अलग होगा, तो एनोड रेज का नेचर भी अलग अलग होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो कैथोड रे बनाएगा। चाहे गैस तुम हाइड्रोजन लो, चाहे ऑक्सीजन लो, चाहे नाइट्रोजन लो, चाहे हीलियम लो, चाहे आर्गन लो, सब में से इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होता है, मास m होता है, दोनों का रेशियो भी फिक्स रहेगा। यानी कैथोड रेज के लिए कोई भी गैस डिस्चार्ज टू मिल जाए, उसकी स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू कभी चेंज होने वाली नहीं है, E/m की वैल्यू फिक्स रहेगी। लेकिन अगर एनोड रेज की बात करो, हाइड्रोजन के लिए देखो, एनोड रेज देखो, एक चीज समझाओ, ये पूरा रेशियो जो है स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं इसको, मास जितना कम होगा ये पूरी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। नीचे वाला कम, जैसे 1/2 ये 1/3, कौन बड़ा बताओ? 1/2 बड़ा, नीचे वाला छोटा, ये पूरा वैल्यू बड़ा। तो मास जितना कम होगा ये पूरा वैल्यू, और तुम जानते हो कि हाइड्रोजन के लिए मास कम होता है एक, है ना, और ऑक्सीजन के लिए मास ज्यादा होता है। तो अगर एनोड रेज की बात करोगे तो एनोड रेज के लिए E/m की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए ज्यादा आएगा और ऑक्सीजन के लिए कम आएगा। लेकिन कैथोड रे में दोनों में इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास, चाहे हाइड्रोजन गैस हो चाहे ऑक्सीजन गैस हो, दोनों के लिए E/m की वैल्यू, कैथोड रेज के लिए E/m की वैल्यू सभी गैसेस के लिए सेम रहेगा। गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, वो न तो अंदर में जो इलेक्ट्रॉन लिया गया इलेक्ट्रॉन पे भी डिपेंड नहीं करता है। लेकिन मिस्टर E/m की वैल्यू जो एनोड रेज के लिए, एनोड रेज में केटायन अलग हो जाएगा, तो केटायन का चार्ज तो सब एक ही है। चार्ज कितना है? हाइड्रोजन में भी +1 चार्ज है, ऑक्सीजन में +1 चार्ज यानी कि ई। तो चार्ज का अमाउंट तो सेम है सब में, लेकिन मास सबका अलग अलग है। हाइड्रोजन का मास 1 है, ऑक्सीजन का मास 16 है, सबका मास अलग अलग होने की वजह से स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू अलग अलग आएगा एनोड रेज के लिए। तो याद ना कि जब भी गैसेस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर रखी जाती है लो प्रेशर हाई वोल्टेज पे, तो आयनाइज तो होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन बनता है, एक तुमको केटायन बनता है। इलेक्ट्रॉन कैथोड रे बनाता है और केटायन तुम्हारा एनोड बनाता है। एनोड रे के लिए अलग अलग गैस के लिए E/m की वैल्यू अलग अलग होगी, लेकिन कैथोड रे के लिए E/m की वैल्यू हर गैस के लिए सेम रहेगी। यही सबसे बड़ी बात है। इसलिए कहा गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो तुम्हारा फंडामेंटल पार्टिकल है। अरे पता चला कि सारे गैसेस में जरूर मौजूद है, उसका फंडामेंटल पार्टिकल है। अब ध्यान दो, मैं लिख रहा हूं यहां पे स्पेसिफिक चार्ज, मैं लिख रहा हूं स्पेसिफिक चार्ज, ओके, स्पेसिफिक चार्ज फॉर कैथोड रेज, या ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दें, फॉर कैथोड रेज, फॉर कैथोड रेज, ओके।
डज नॉट, बोलो, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैसेस। नेचर ऑफ मतलब क्या, मतलब क्या? जो E by M की वैल्यू है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसका मतलब E by M फॉर कैथोड रे, यस यस, कैथोड रे फॉर इज ऑलवेज सेम, इज ऑलवेज सेम, ऑलवेज सेम फॉर एनी गैसेस, फॉर एनी गैसेस, एनी गैस, फॉर एनी गैस, कोई भी गैस के लिए, या फॉर एनी गैस ना बोल के फॉर ऑल गैसेस, फॉर ऑल गैस। कुछ समझे मत को? समझे इंपॉर्टेंट पॉइंट? सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू कैथोड रे के लिए सब गैसेस के लिए सेम होती है। अब एग्जाम में कैसे पूछता है, बुर्बक बनाता है क्वेश्चन, सुनो क्या बोलता है, बोला कि एक डिस्चार्ज ट्यूब में E by M एक हाइड्रोजन गैस भर दिया गया, क्या भर दिया गया? हाइड्रोजन गैस भर दिया गया। तो उस टाइम में उसकी E by M की वैल्यू बोलेगा, उसका स्पेसिफिक चार्ज x था, करना था, ऐसा पूछा हुआ, कुछ मजाक नहीं कर रहा हूं। अब बोलेगा कि उसमें अब ऑक्सीजन गैस भर दिया गया, तो नया स्पेसिफिक चार्ज क्या हो जाएगा? तो x/16, x/8 ऐसा करके लिख देगा, और x भी देगा ऑप्शन में, तो आंसर क्या लिखोगे? क्या तुमको पता है कि चाहे ऑक्सीजन गैस हो, चाहे नाइट्रोजन गैस हो, चाहे तुम्हारा हाइड्रोजन गैस हो, सबके लिए E by M की वैल्यू सेम ही रहेगी कैथोड रेस के लिए। हाँ, फिर E by M की वैल्यू एनोड रेस के लिए पूछता, तो क्या समझा रहा है? ऐसा बुर्बक बनाता है। अब बच्चा बुर्बक बनता भी है अगर ज्ञान ना हो तो, कंसेप्ट ना हो तो, समझ आ रहा है? So this is very amazing things, okay, that you should remember. E by M की वैल्यू अब यहाँ लिख देता हूँ, तुम्हारा कितना था? 1.6। इसका बोलो, दोबारा निकाल रहा हूँ तुम्हारे लिए, गरीब बच्चों के लिए। कितना आया था? 1.76, 10 का पावर -11 कूलम्ब पर केजी। स्पेसिफिक चार्ज का रेशियो यूनिट आता है ना, कूलम्ब पर केजी, बस इतना। क्लियर हो गया? इज दैट क्लियर? इससे पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी मैटर का या एटम का फंडामेंटल पार्टिकल है, एटम का फंडामेंटल पार्टिकल, ये इलेक्ट्रॉन सारे स्पीसीज के अंदर पाया जाता है, ऐसा पढ़ना, ठीक है? यानी कि वो फंडामेंटल पार्टिकल है, समझा गया अच्छे से? अब एनोडिस करना है, तो एनोडिस के लिए E by M की वैल्यू सबसे कम आएगा किस में? एनोडिस के लिए हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा, मतलब E by M की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगा हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि मास उसका सबसे कम है, ओके? तो E by M की वैल्यू जो है स्पेसिफिक चार्ज एनोडिस के केस में हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा आएगा, बाकी सबका धीरे धीरे कमता जाएगा। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम आया था, इसलिए उसका नाम प्रोटॉन रखा गया, प्रोटॉन का डिस्कवरी वहीं से हुआ, ठीक है? तो अब एनोडिस की बात करेंगे, बस समझा गया अच्छा से? वाला कोई दिक्कत? जे थॉमसन साहब को इसी के लिए बोलो जाना जाता है, E by M की वैल्यू के लिए। और स्पेसिफिक चार्ज बनाना जानना कितना जरूरी था जानते हो? क्योंकि ये गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। कितनी बड़ी बात है ये, ओके? अब बताओ, एक और चीज बात है, भूल गया था मैं, ध्यान। अब चूंकि फ्लोरोसेंस लगाए, फ्लोरोसेंट मटेरियल जो है वो ग्रीन प्रोड्यूस किया, ग्रीन कलर प्रोड्यूस किया। क्या किया? ग्रीन, माने पूरे ट्यूब में ग्रीन कलर आ गया, अक्सर ग्रीन वाला होता है जिंक सल्फाइड वाला केस में, ठीक है? तो ग्रीन कलर प्रोड्यूस किया। तो अब तुम चाहे हाइड्रोजन गैस रख दो उसके अंदर, तब भी ग्रीन रहेगा। अरे जिंक सल्फाइड का एक बार कोटिंग कर दिया ना, अब हम उसके अंदर हाइड्रोजन गैस रखेंगे तब भी वो ग्रीन कलर प्रोड्यूस करेगा। अगर हम उसके अंदर ऑक्सीजन गैस रख देंगे तब भी ग्रीन कलर प्रोड्यूस करेगा। अगर नाइट्रोजन गैस रख दें तब भी, माने क्या कि वो E by M की वैल्यू गैस के नेचर पर डिपेंड करता ही नहीं है, सब केस में सेम ही रहना है। तो कलर भी सब में चेंज सेम रहना है, कलर भी चेंज नहीं होगा। तो मैं लिख रहा हूं कि कलर डज नॉट चेंज, ओके, विथ चेंज ऑफ गैस, विथ चेंज ऑफ गैस। सच सच बताओ, समझ आया कि नया? कलर भी चेंज नहीं होगा, ठीक है? ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत मोटी मोटी बातें हैं, नोट करो अच्छा सा। लेकिन एनोड के केस में कलर चेंज हो जाएगा, ये एक्सपेरिमेंट से भी पता चलता है, एनिमेशन में दिखाऊंगा तुमको, डोंट वरी। समझा रहा है? समझा कि नहीं? नोट करो, ऐसी सारी बातों को दोबारा घर पे जाकर के रिवीजन करोगे तब मजा आएगा, थ्योरेटिकल पोर्शन है, ओके? नोट करो, आगे बढ़ते हैं एनोडिस पे, ओके? हो गया, कैथोडिस हो गया। अब एनोडिस की बात कर लेते हैं। एनोडिस में मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं करूंगा, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। बस एनोडिस में बताओ, ये बता दिया ना कि गैसेस, कोई भी गैस लोगे तो गैसेस जब भी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जाएंगी लो प्रेशर पर, हाई वोल्टेज पर, तो वो आयोनाइज हो जाएंगी, और आयोनाइज होकर के इलेक्ट्रॉन देंगी, इलेक्ट्रॉन बनाएगा कैथोड रेज, और कैटायन बनाएगा। वाह वाह वाह, क्या बात है। अब उनकी प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। एनोडिस में लिख रहा हूं, एनोडिस को ऑल्सो कॉल्ड कैनाल रेज। क्या चीज? कैनाल रेज। इसका एक और नाम क्या है? कैनाल रे। कैनाल मतलब नहरें, कैनाल रे। अब ये गोलू बोलेगा सर हिंदी में क्या बोलते हैं कैनाल रे? कैनाल रे को हिंदी में कैनाल रे बोलेंगे, ओके? अब वही बात लिखेंगे, टेकन इन अ गैस डिस्चार्ज टू वेरी लो प्रेशर हाई वोल्टेज, देन इनविजिबल रेज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम, अब यहां पर खाली चीज
एनोड टू कैथोड, मुझे कुछ ज्यादा चेंज नहीं करना पड़ेगा। आर कॉल्ड, कहीं बच्चे गलती हो तो कृपया करके मुझे करेक्ट कर देना, प्लीज करेक्ट मी, प्लीज करेक्ट मी। ओके कोई बात नहीं बबू, कर देते हैं, चिंता मत करो। यहां पर क्या लिखेंगे, एनोड रेज, यहां लिखेंगे एनोड से कैथोड, कोई प्रॉब्लम? चलो उसके बाद कैथोड रेज खाली सब जगह में खाली खाली एनोड रेज, ओके एनोड रेज और सब कुछ सेम, सब कुछ सेम, कहीं चेक कर लेना। एनोड रेज या कैथोड रेज, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, फिर से दोबारा लिख लेना, सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम। तुम लोग को अपना लिखना तो खुद से लिख लाओ अगर अकल है तो। ऊपर वाले एक ठीक है, हो गया, पार्टिकल नेचर हो गया, सब कुछ हो गया, इंडिविजुअल हो गया, कैथोड रेज और प्रोड्यूसर मैकेनिकल इफेक्ट, सब कुछ सेम, सब कुछ सेम, नथिंग चेंज एट ऑल। ये भी पार्टिकल नेचर इसके पास है, कैथोड रेज, वाह 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 वाह, कुछ चेंज होगी बबू, अभी थोड़ी देर रुक जाओ। आयोनाइज्ड गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कैथोड रेज एक्सरे, नहीं, ओके हाँ, इसलिए कैथोड रेज कंसिस्टिंग ऑफ नेगेटिव, आप क्या लिखोगे? एनोड रेज कंसिस्टिंग पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन्स, क्या नाम है इसका? प्रोटॉन्स, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सर इसकी स्पेसिफिक चार्ज जो होती है, इसकी E/m चार्ज मास रेशियो जो है वो गैस के नेचर पर डिपेंड करती है। बोला ना मैंने तुमको कि हाइड्रोजन के लिए जो बनेगा वो H+ बनेगा और इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए, और ये बनाएगा तुम्हारा एनोड रेज, क्या बनाएगा? केटायन क्या बनाएगा? और ये इलेक्ट्रॉन बनाएगा तुम्हारा कैथोड। कैसे तुम लोग बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है? बात समझाया तो सर समझ आ गया तो बोलो ना, खाली बोलने से। ऑक्सीजन के लिए O+ और एक इलेक्ट्रॉन, तो कैथोड तो सेम ही रहेगा ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मास रेशियो, लेकिन केटायन के लिए अलग अलग हो जाएगा। तो सुनो, स्पेसिफिक चार्ज मतलब चार्ज मास रेशियो डिपेंड्स, बोलो, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैसेस। का मजा आ रहा है कि ना आ रहा है? मैं इसको घेर देता हूं, ठीक है, अरे समझे? यानी कि E/m की वैल्यू अलग अलग होगी अलग अलग गैस के लिए, ठीक है। तो मास E/m इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट। कोई बात नहीं बबू, लो सही कर देते हैं, कितना रुलाओगी मुझे, आता नहीं है कि जब तक नहीं बोलूं मैं। डिफरेंट E/m इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस, ठीक है, डिफरेंट होती है E/m यानी चार्ज मास रेशियो, स्पेसिफिक चार्ज। अब बताओ सबसे ज्यादा किसका होगा? सुनो पहले, सुनो H+ के लिए H+ है, O+ के लिए, और मान लो कि तुम्हारे पास है नियन प्लस के लिए, चलो ठीक है, तीनों में किसका ज्यादा होगा? सर E/m H+ ज्यादा होगा, E/m O+ नियन का उससे ज्यादा है, चलो ओके कम है, सॉरी गाइस, ठीक है, समझे? चार्ज मास रेशियो, हाइड्रोजन का मास कम, इसलिए पूरा वैल्यू समझा। तो याद ना कि हाइड्रोजन के केस में E/m की वैल्यू एनोड के लिए सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है, उसी को प्रोटॉन बोला गया। H+ को प्रोटॉन कहा जाता है, ओके। तो मैं लिख देता हूं E/m या स्पेसिफिक चार्ज, स्टार्ट करके लिख रहा हूं, स्पेसिफिक चार्ज जिसका मास ज्यादा होगा उसका स्पेसिफिक चार्ज कम होगा। जा बता दिया, नहीं समझाया लग रहा है। चार्ज मास रेशियो में मास ज्यादा, तो ये पूरा वैल्यू क्या होगा? बताओ, E/1 बड़ा है कि E/16 बड़ा है? जल्दी बताओ। E/1 बड़ा है क्योंकि ये एक है, बड़ा है तो छोटा हो गया। तो हाइड्रोजन के केस में 1 है और ऑक्सीजन के केस में 16 है, 16 है, ठीक है, समझ गए हो? एक क्वेश्चन दे, चलो ठीक है, तो अभी समझ गया। अगर जवाब नहीं दी ना हम 2 डंडा मारेंगे हम तुमको, अभी बता रहे हैं। क्वेश्चन बताओ अब, चलो ठीक है, अब समझ गए तो बहुत काम ना, बताओ। E/α पार्टिकल और E/, अभी देखते हैं, अभी तुम समझ जाओगे। E/, कोई पीटा पार्टिकल, प्रोटॉन, बताओ इन दोनों कौन ज्यादा? बताओ कौन ज्यादा? अब फिर वही बात, इसलिए करे काबिल नहीं बनो, अभी इसलिए बता रहे हैं, काबिल नहीं बनो, फंसा देंगे फिर रोती रहोगे बैठ करके, ठीक है। सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, नीट का जी का क्वेश्चन सब है, बहुत इजी क्वेश्चन सब है, रेशियो से करवाएंगे इस पे, चार्ज मास रेशियो, ठीक है। तो सब सब्र करो, सब्र बहुत बड़ी चीज है, पता है ना। तो स्पेसिफिक चार्ज फॉर H+, किसके लिए? H+ के लिए मैक्सिमम होता है, इज मैक्सिमम और H+ में तुम बताओ, कोई बता सकता है क्या H+ में क्या इलेक्ट्रॉन होता?
H प्लस में एक को इलेक्ट्रॉन ही है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, केवल इसके अंदर क्या बचा हुआ है, एक प्रोटॉन बचा हुआ है, एक न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं है, तो एक प्रोटॉन है। H प्लस के पास केवल एक प्रोटॉन है, इसलिए इसको केवल प्रोटॉन भी बोला जाता है। तो H प्लस को केवल हम लोग क्या बोल देते हैं, H प्लस इज अ प्रोटॉन, इसी को प्रोटॉन कहते हैं। ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है। तो H प्लस को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, क्योंकि H प्लस O प्लस को नहीं तुम प्रोटॉन बोल दोगे, इसको नहीं बोल दो प्रोटॉन, क्योंकि इसमें बहुत प्रोटॉन है, 16 प्रोटॉन है इसके अंदर। ठीक है, 16 का क्या 8 प्रोटॉन, सॉरी 8 प्रोटॉन, ऑप्शन काटा 8 प्रोटॉन, लेकिन H प्लस के अंदर एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन था बेचारा फत्तो फकीर हो गया, निकल गया, और न्यूट्रॉन तो है ही नहीं है, एक के खाली प्रोटॉन बचा होता है। H प्लस को प्रोटॉन भी बोला जाता है, H प्लस को प्रोटॉन भी बोला जाता है। तो एनोड रेस के लिए चार्ज मास रेशियो यानी कि स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होती है। ये कलर भी चेंज कर देगा, फ्लोरोसेंस का कलर भी चेंज कर देगा, क्योंकि अलग अलग आती है, नेचर पर डिपेंड करेगा, अलग अलग गैस के लिए वैल्यू अलग अलग। जितना मास ज्यादा होगा गैस का, E/m की वैल्यू उतनी कम होगी, और जितना कम होगा मास उतना ज्यादा, क्योंकि ऊपर तो चार्ज तो सब में सेम है, लेकिन मास क्या है सबका अलग अलग है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के केस में सबका मास सेम था, इसलिए ऐसा था। क्लियर हो गया अच्छा से? तो एनोड रेस पूरा उतारो, मजा आ गया होगा, इसमें क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, दैट्स ऑल, नोट कर लो। कर दिया ऑन कर दिया, कर दिया। ओके चलो, एक बताओ, एनोड रेज और कैथोड रे का सोर्स क्या है? एनोड रेज एनोड से निकलता है कि गैस मॉलिक्यूल से निकलता है? कैथोड रेज कैथोड से निकलता है कि गैस मॉलिक्यूल है? यानी दोनों का सोर्स जो है तुम्हारा गैस मॉलिक्यूल से। गैस मॉलिक्यूल्स में आयोनाइज होता है तो वो बनता है, कैटायन से बनता है एनोड रेज और एनायन से बनता है कैथोड रेज। ओके, यानी इलेक्ट्रॉन से, नेगेटिव चार्ज से। ओके।